नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है अनोखा पुरस्कार। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जगतगढ़ का राजा शीशपाल बहुत ही दम्भी, हठी एवं अभिमानी था। इसके साथ साथ उसे अजीब अजीब प्रकार की सनकें थीं। इतनी विभिन्न प्रकार की पोशाकें किसी भी राजा के पास नहीं होगी। कभी वो दरबार में आदेश देता, कल दरबार में आने वाला प्रत्येक आदमी अपनी आधी मूछ और आधे सिर के बाल मुड़वा कर आएगा। हम देखना चाहते हैं कि ऐसे आदमी देखने में कैसे लगते हैं। अगले दिन ही उसके आदेश का पालन किया जाता है। आहा, आधी मूछ और आधा सिर मुड़े इन लोगों ने दरबार में कैसी अनोखी छटा बिखेर दी है। पता नहीं कब इस खप्ती राजा से छुटकारा मिलेगा। एक दिन कश्मीर के कुछ सौदागर उसके राज्य में आए। महाराज, हम कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध एवं दुर्लभ केसर लाए हैं और इसे आपको बेचना चाहते हैं। इस कीमती एवं दुर्लभ केसर के प्रभाव से आपका महल महक उठेगा। ये सुनते ही ये सौदागर केसर के कारण मुझ पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ठीक है, हम तुम्हारी सारी केसर खरीद लेते हैं। शीशपाल ने खजांची से सौदागरों को केसर का उचित मूल्य दिलवा दिया। तत्पश्चात, सौदागरों, तुम इस केसर को बहुमूल्य एवं दुर्लभ बता रहे थे, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम इसे महल में न रखकर केवल कूड़े के ढेर पर ही फेंक सकते हैं। महाराज, इतनी उत्तम वस्तु को आप कूड़े के ढेर में फेंकेंगे? तुम इस केसर को उत्तम कह रहे हो? अरे मूर्ख सौदागरों, हमारे लिए ये केसर निकृष्ट वस्तु है। इससे ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु तो हमारे महल में भरी पड़ी है। शीशपाल ने उसी समय सेवक को आदेश दिया, जाओ इस सारी केसर को किसी गड्ढे में फेंक आओ। जो आज्ञा महाराज। हमें तो ये राजा पागल लगता है। इतनी बहुमूल्य वस्तु का इस प्रकार निरादर कोई पागल ही कर सकता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी भी राजा शीशपाल के बारे में ऐसा ही सोचने लगी थी। इस राजा की बुद्धि फिर गई है। ये धन को अनर्गल ही बहाता है। इसे इस बात का सबक सिखाना ही होगा। लक्ष्मी ने अपनी माया से एक मायावी राजा उत्पन्न किया। जाओ जगतगढ़ जाकर वहाँ के राजा शीशपाल से चौपड़ खेलो और खेल खेल में ही उससे उसका सब कुछ, यहाँ तक कि राजपाट भी जीत लो। जो आज्ञा देवी। मायावी राजा उसी समय पृथ्वीलोक की ओर चल पड़ा। इधर वन में आखेट करने गए राजा शीशपाल के युग पुत्र राजकुमार जयपाल की वन में एक सुंदरी से भेंट हुई। कौन हो तुम सुंदरी? मेरा नाम कामाक्षी है। मैं इस वन में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी रामदास की बेटी हूँ। कुछ माह पहले ही मेरे पिता का देहवासन हुआ है। इसका मतलब है कि इन दिनों तुम अपनी माँ के साथ इस वन में अकेली ही रह रही हो। माँ तो मेरे जन्म के तुरंत बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। ओह, तब तो तुम बिल्कुल अकेले ही मंदिर में रहती होगी। हाँ, इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं है। कामाक्षी रूपवती है, ये हर तरह से मेरी पत्नी बनने योग्य है। क्यों ना विवाह कर इसे अपने साथ जगतगढ़ ले चलूं? ये सोच जयपाल ने कामाक्षी से कहा, कामाक्षी, मैं जगतगढ़ का राजकुमार जयपाल हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? यह आप क्या कह रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ गरीब मैं। मेरा आपका कोई जोड़ नहीं है राजकुमार जी। कामाक्षी, ऐसा ना कहो और मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लो। ठीक है राजकुमार, मुझे आपसे विवाह करना स्वीकार है। तब उसी वन में स्थित लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर जयपाल ने कामाक्षी की मांग में सिंदूर भरा। कामाक्षी, आज से तुम मेरी पत्नी हो और आप मेरे पति। तत्पश्चात, आओ कामाक्षी, अब जगतगढ़ चलें। चलिए स्वामी। कामाक्षी को घोड़े पर बिठा जयपाल जगतगढ़ की ओर चल दिया। इधर लक्ष्मी जी द्वारा निर्मित मायावी राजा पृथ्वी पर उतरकर जगतगढ़ में राजा शीशपाल के पास पहुंचा। राजन, मैं अलकापुरी राज्य का राजा अलकसेन हूँ। मैंने सुना है आप चौपड़ बहुत अच्छी तरह खेलना जानते हैं।
इसमें क्या शक है? राजा अलगसेन जी, अगर तुम्हें कोई शक है तो आओ, हो जाए चौपड़ की बाजी। अवश्य राजन, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तब ठीक है। तुरंत चौपड़ बिछाई गई। राजन, खेलने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। वो शर्त क्या है राजा अलगसेन? यदि मैं खेल में हारा तो मैं अपना राज्य अलकापुरी तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुम खेल में हारे तो तुम्हें जगतगढ़ मुझे देना होगा। बोलो, मंजूर है? बस इतनी सी बात हमें मंजूर है। इस मूर्ख राजा को क्या पता कि आज तक चौपर में कोई माई का लाल हमें हरा नहीं पाया है, फिर इसकी तो बिसात ही क्या है। तब खेल प्रारंभ हो गया। मैं शीघ्र ही अलकासेन को हराकर इसके राज्य पर अपना अधिकार कर लूंगा। शीशपाल का सोचना गलत निकला। अलकसेन उसे मात पर मात देता गया। अंत में शीशपाल, तुम हार गए। ओह, ये अलकसेन तो चौपड़ खेलने में पूरा सिद्धस्त निकला। उसे सोच में पड़ा देख। क्या बात है राजा शीशपाल, किस सोच में पड़ गए? तुम खेल में हार चुके हो, इसलिए जगतगढ़ पर अब मेरा अधिकार है। अब शीशपाल चौंका। खेल खेल में ही भला मैं अपना राजपाट तुम्हें कैसे दे सकता हूँ अलकसेन? शीशपाल, तमीज से बात करो। अब इस देश के राजा तुम नहीं, मैं हूँ। मेरे ही महल में तुम मुझे धमका रहे हो। ठहरो, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी इस घृष्टता का मजा चखाता हूँ। हम भी तो देखें तुम किस प्रकार मुझे मजा चखवाते हो। शीशपाल ने क्रोध में कांपते हुए जोर से 3 बार ताली बजाई। कोई है? अगले ही पल 2 सैनिक उसके सामने खड़े थे। सैनिकों, इस धूर्त अलकसेन को गिरफ्तार कर लो। सैनिक आगे बढ़े और, अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने को नहीं, इस वाचाल अलकसेन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। शीशपाल, अब तुम जगतगढ़ का राजपाट राजा अलकसेन के हाथों हार चुके हो, इसलिए अब अलकसेन ही हमारे राजा हैं। अपने राजा के प्रति अभद्रता प्रदर्शित करने वाले को पकड़ना हमारा पहला कर्तव्य है। ओह, ये मैं कैसे कुचक्र में फंस गया हूँ। मेरे सैनिक ही मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं। सैनिकों, इसे इसी समय महल के बाहर ले चलो ताकि जगतगढ़ की प्रजा के सामने हम अपना झगड़ा रख सकें। जो आज्ञा महाराज। सैनिक शीशपाल को बंदी बना महल के बाहर की ओर ले चले। शीशपाल को क्या पता कि इसके ये दोनों सैनिक इस समय मेरे द्वारा फैलाई माया के जाल में फंसकर ही इसके विरोध बोल रहे हैं। शीघ्र ही वे लोग महल के बाहर जा पहुंचे। शीशपाल को बंदी के रूप में देख आनन फानन में ही महल के बाहर भीड़ जुट गई। तब अलकसेन ने कहा, जगतगढ़ के वासियों, राजा शीशपाल चौपड़ में अपना राजपाट हमसे हार चुके हैं, इसलिए अब तुम लोग ही फैसला करो कि जगतगढ़ पर अब किसका अधिकार है, मेरा या शीशपाल का। अलकसेन की ये बात सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट दौड़ गई। बड़ा ही अच्छा हुआ जो दम्भी एवं सन की शीशपाल को कोई सबक सिखा सका। शीशपाल से पीछा छुड़ाने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। कुछ देर बाद, राजन, राजा शीशपाल बहुत ही निकृष्ट आदमी है। इसने चौपड़ में अपना राज्य ही दांव पर लगा दिया। शीशपाल ने हमें दिया ही क्या है, सिर्फ दुखों के। इससे ज़्यादा इसकी निकृष्टता और क्या होगी। ऐसे राजा से राजपाट ले लेना चाहिए, अपितु जबरन छीन लेना चाहिए। हम आपको अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। ये मेरे कैसे दुर्दिन आए, घर बैठे ही मुसीबत मोल ले ली। शीशपाल, तुम इसी समय हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। आज के बाद यदि जगतगढ़ में पुनः दिखाई दिए तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शीशपाल दुखी मन से मुंह लटकाकर शर्मिंदा सा वहां से चल पड़ा। जगतगढ़ के लोग उसके पीछे हो लिए। अयोग्य राजा की यही सजा। शीशपाल, तुम मर क्यों नहीं जाते, सारे पाप धुल जाएंगे। इधर कामाक्षी के साथ जगतगढ़ की ओर आता जयपाल कह रहा था, कामाक्षी, मेरे पिता राजा शीशपाल जरा कठोर हृदय के हैं। तुम बस उन्हें हर समय प्रसन्न रखने की कोशिश करना ताकि उन्हें कभी भी शिकायत का मौका ना मिले। जब उनका घोड़ा राज्य की सीमा पर पहुंचा, शीशपाल की चली सवारी ना कोई हाथी ना कोई गाड़ी। शीशपाल राज छोड़कर जात, ना कोई सवारी ना ही बारात।
जयपाल को देखते ही सब लोग चुप हो गए। तब घोड़े से उतरकर जयपाल शीशपाल के पास पहुंचा। ये सब क्या है पिताजी महाराज? लोग आपके विरोध ये कैसे नारे लगा रहे हैं? जयपाल, हमारी तकदीर धोखा दे गई है। हम अपना राजपाट चौपड़ में हार कर अलग हम अपना राजपाट चौपड़ में राजा अलगसेन के हाथों हार गए हैं, इसलिए राजपाट अलगसेन को सौंपकर राज्य छोड़कर जा रहे हैं। ओह, तो ये बात है, तभी तो ये लोग आपके विरुद्ध इस प्रकार नारे लगा रहे हैं। तभी शीशपाल की दृष्टि कामाक्षी पर पड़ी। ये तुम्हारे साथ कौन है जयपाल? पिताजी महाराज, ये कामाक्षी है। वन में मैंने इससे विवाह किया है। जयपाल के इशारे पर जब कामाक्षी शीशपाल के पैर छूने आगे बढ़ी, दूर हटो। अब मैं समझा कि आज मेरे पीछे दुर्भाग्य हाथ धोकर क्यों पड़ गया था। तुम जैसी भाग्यहीन नारी से हमारे पुत्र ने जो विवाह कर लिया था, तुम्हारे कारण ही आज मैं राजपाट गंवा बैठा हूँ। लड़की, ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ। इस लड़की को ना मैं कभी भी बहू स्वीकार कर सकता हूँ और ना ही इसके साथ रह सकता हूँ। आज से मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग है जयपाल। जयपाल रोकता रह गया और शीशपाल उसे दुत्कार कर वहाँ से चल दिया। स्वामी, मेरे कारण आज आपके पिता के सामने लज्जित होना पड़ा। पिताजी महाराज अपनी बर्बादी का कारण मुझे मानते हैं, इसलिए मैं वचन देती हूँ कि मैं जल्द ही पिताजी का राजपाट उन्हें वापस दिलाने की पूरी कोशिश कर अपने सिर से भाग्यहीन लड़की का कलंक मिटा कर ही रहूंगी। लेकिन कामाक्षी, तुम ये सब कैसे कर पाओगी? स्वामी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर छोड़ो इन बातों को। जगतगढ़ जाना तो अब हमारा बेकार है। अब हमें भी ये राज्य छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना होगा। तो घबराते क्यों हैं स्वामी? सुख के साथ दुख का आनंद भी तो जीवन में लेना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो कामाक्षी। तब दोनों वापस लौट पड़े। कहाँ चले कामाक्षी? स्वामी, जो राज्य भी हमारी राह में सबसे पहले पड़ेगा वहीं हम रुक जाएंगे। लंबे सफर के पश्चात वे दोनों जिस राज्य में पहुंचे उसका नाम था बसंतपुर। कामाक्षी, बुरी तरह थक गया हूँ, सामने वाले सराय में चलकर ठहरते हैं। ठीक है स्वामी। वे दोनों उस सराय में रुक गए। कुछ देर बाद आराम करने के पश्चात, स्वामी, इससे पहले कि हमें और ज़्यादा बुरे दिन देखने पड़े, आप रहने का कोई ठिकाना कर लीजिए। मैं समझा नहीं कामाक्षी कि तुम कहना क्या चाहती हो। स्वामी, घोड़ा और अपने आभूषण बेचकर आप इसी राज्य में कोई छोटा मोटा मकान खरीद लीजिए, ताकि हमें संकट की इस घड़ी में सिर छुपाने की कोई जगह मिल जाए। इस सराय में हम कब तक रह सकते हैं? कह तो तुम ठीक ही रही हो कामाक्षी। जयपाल उसी समय घोड़ा लेकर बाजार की ओर चल दिया। कुछ देर बाद जब वो बाजार से लौटा, कामाक्षी, सब कुछ बेचकर इतना ही धन मिला है। इस धन से एक छोटा सा घर बड़े आराम से खरीदा जा सकता है स्वामी। अगले ही दिन उन्होंने बसंतपुर में एक घर खरीद लिया। चलो, सिर छुपाने की जगह तो मिली, लेकिन पास का सारा धन खत्म हो गया कामाक्षी। उसी रात जब कामाक्षी अपने नए घर में सोई, कामाक्षी, मैं तुम्हारे पति के कुल का देवता हूँ। जयपाल से विवाह कर तुम भी पति के कुल में शामिल हो गई हो, इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। कुल देवता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप तो कुल के देवता हैं, आपको सब कुछ पता होगा। कृपया बताइए, क्या मैं अपने पति के कुल के लिए सचमुच ही घातक हूँ? क्या मेरे दुर्भाग्य के कारण ही मेरे ससुर से उनका राजपाट छीना? कामाक्षी, शीशपाल से उसका राजपाट तुम्हारे दुर्भाग्य के कारण ही नहीं, अपितु उसके स्वयं के कारनामों के कारण छीना है। शीशपाल स्वयं इस दशा के लिए दोषी है। उसने अपने कृत्य से लक्ष्मी को रुष्ट कर दिया है। कुल देवता, क्या मेरे ससुर की खोई हुई इज्जत उन्हें फिर से प्राप्त हो सकती है? हाँ, अवश्य होगी। रूठी हुई लक्ष्मी को मनाना होगा, पर अभी नहीं, इसमें अभी समय लगेगा। अगले दिन प्रातः, कामाक्षी, अब हमारे पास जरा सा भी धन नहीं बचा, इसलिए मैं किसी कार्य की खोज में नगर जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी। जयपाल को नगर में कोई भी कार्य नहीं मिला। थक हार कर उसने मजदूरी का कार्य किया। लो भाई, ये रहा तुम्हारा परिश्रमिक। संध्या होने पर मैं मजदूरी का कार्य ही किया करूँगा। इस कार्य में कुछ धन भी नहीं खर्च करना पड़ता है। कामाक्षी ने जयपाल की मेहनत की कमाई से उस रोज रसोई बनाई।
उसी रात जब कामाक्षी सोई, कामाक्षी, कल मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। अपने पति से कहना कि वो जब प्रतिदिन सांझ को मजदूरी करके वापस लौटे तो मजदूरी के पैसे के अलावा कोई ना कोई और चीज़ भी साथ लेकर आए। वो क्यों कुल देवता? ऐसा करने पर ही एक दिन तुम्हारे पति के कुल पर छाया संकट दूर होगा कामाक्षी। अगले दिन जब जयपाल मजदूरी के लिए घर से जाने लगा, सुनो जी, शाम को घर लौटते समय प्रतिदिन कुछ ना कुछ लाया करो। खाली हाथ घर लौटना अच्छा शगुन नहीं होता है। अच्छा भाग्यवान, मैं तुम्हारी इस सीख को हमेशा याद रखूंगा और भूल कर भी अब कभी खाली हाथ वापस घर नहीं लौटूंगा। अब जयपाल जब शाम को घर लौटता तो कुछ न कुछ साथ लेकर ही घर में घुसता। लो कामाक्षी, आज ये तरकारी लाया हूँ। लो कामाक्षी, आज ये मूर्ति लेकर आया हूँ। उधर जयपाल और कामाक्षी से अलग हो शेषपाल कई दिनों तक निरुद्देश्य ही इधर उधर भटकता रहा। ये कैसी विपत्ति मुझ पर आ पड़ी है। कई दिन हो गए खाना खाए हुए। ऊंचे वंश के होने के कारण किसी से मांग कर खा भी तो नहीं सकता। एक दिन वो भूख से व्याकुल एवं मूर्छित हो एक वन में गिर पड़ा। तभी अरे, कोई मूर्छित पड़ा है। ऋषि ने झुककर कमंडल में से जल से उसके छींटे मूर्छित पड़े शिषपाल के मुंह पर मारे। शीघ्र ही शिषपाल ने आंखें खोल दी। ये देख, तुम कैसे मूर्छित हो गए थे? मैं बहुत भूखा हूँ ऋषिवर, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। ओह, तो भूख से व्याकुल होकर ही शायद तुम मूर्छित हुए थे। हाँ ऋषिवर, भूख से मेरी आंतें खींची जा रही है। देखो, मेरा नाम श्रृंगी है, पास ही मेरा आश्रम है, वहाँ मेरे साथ चलो। वहाँ पर कंद मूल खाकर अपना पेट भरना। चलिए ऋषिवर। शेषपाल अपनी सारी शर्म अभिमान त्याग कर उसी समय श्रृंगी ऋषि के साथ चल दिया। आश्रम में पहुंचकर शेषपाल ने पेट भरकर कंदमूल खाए। तत्पश्चात, वत्स तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? ऋषिवर, मैं तकदीर का मारा हुआ शिषपाल हूँ, बस इससे ज़्यादा अपना परिचय मैं नहीं दे सकता। कहाँ जाऊँगा ये भी नहीं बता सकता। शिषपाल, यदि तुम चाहो तो मेरे आश्रम में रह सकते हो, बस तुम प्रतिदिन मुझे पूजा के लिए वन में से फूल तोड़कर ला दिया करना। मुझे स्वीकार है ऋषिवर। अब शिषपाल वन में श्रृंगी ऋषि के लिए फूल तोड़ने जाता। अब यही उसकी दिनचर्या थी। इधर एक दिन जब जयपाल मजदूरी करके घर वापस लौट रहा था, ऐसे मौसम में मैं क्या वस्तु खरीद कर घर ले जाऊं? अब तो सारे दुकानदार दुकान भी बंद कर गए होंगे। तभी अरे, सर्प मड़ा पड़ा हुआ है, क्यों ना बाजार से कोई वस्तु खरीदने की अपेक्षा आज इसे ही उठाकर घर ले जाऊं। ऐसा करने से कामाक्षी को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और पैसे की बचत भी हो जाएगी। उसने मृत सांप को उठाया और वर्षा बंद होने पर उस घर की ओर चल दिया। कामाक्षी आज इस अनोखी वस्तु को देख चकित रह जाएगी। जब वो घर पहुंचा, अरे ये क्या उठा लाए? मैंने ये सब लाने को कहा नहीं था। कामाक्षी, मैंने तुम्हें जो वचन दिया था कभी भी खाली हाथ घर वापस नहीं लौटूंगा, वो पूरा किया है। अब तुम इस मृत सर्प को जो चाहो करो। नाक भौं सिकोड़ती कामाक्षी को जयपाल ने मारा हुआ सर्प पकड़ा दिया। कामाक्षी उसी समय घर की छत पर पहुंची और ले, तेरा स्थान यहीं पर है। अगले दिन जब कामाक्षी पक्षियों को दाना डालने छत पर आई, अरे चील चोंच में दबे हार को छत पर गिरा गई और मृत सर्प को चोंच में दबाकर उड़ गई। ये किसका हार हो सकता है? उस शाम जब जयपाल घर वापस लौट रहा था, सुनो सुनो नगरवासियों, ध्यान से सुनो। आज सवेरे सवेरे महारानी रत्नावती का 9 लखा हार खो गया है। वो हार महारानी के कक्ष की खिड़की में रखा हुआ था। एक चील एक ही झपट्टे में हार उठाकर उड़ गई। महाराज ने ऐलान करवाया है कि जो कोई भी उस 9 लखा हार को ढूंढ कर लाएगा उसे मुहमांगा पुरस्कार दिया जाएगा। ये मुनादी सुन जयपाल घर आया। कामाक्षी, कुछ सुना तुमने? कोई चील महारानी का 9 लखा हार लेकर उड़ गई है। महारानी का हार? हाँ कामाक्षी, जानती हो, महाराज ने ऐलान करवाया है कि जो कोई भी इस 9 लखा हार को ढूंढ कर लाएगा उसे मुहमांगा पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा?
मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो हार है वही महारानी का नौलखा हार है। हार और तुम्हारे पास? हाँ, मैं अभी तुम्हें वो हार दिखाती हूँ। जब कामाक्षी ने वो हार जयपाल को दिखाया, ओह, ऐसे हार रानी महारानी ही पहना करती हैं, लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ? तब कामाक्षी ने जयपाल को हार के मिलने के विषय में बताया। तत्पश्चात, स्वामी, आप इसी समय महल में ये हार लेकर जाइए और महाराज से मुँह मांगा पुरस्कार लीजिए। तुम ठीक कह रही हो कामाक्षी, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना ही चाहिए। जब हार लेकर रा, राज्य जब हार लेकर जयपाल घर से जाने लगा, सुनिए, महाराज से पुरस्कार में वही मांगना जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कामाक्षी की बात सुन जयपाल मुस्कुराया। कामाक्षी, तुम्हारी हर बात विचित्र लेकिन फायदे की हुआ करती है। मैं महाराज से पुरस्कार में वही चीज़ मांगूंगा जो तुमने मुझे बताई है। महल में पहुंचकर जब जयपाल ने हार राजा जतिन सेन को दिखाया, हाँ हाँ, यही वो नौलखा हार है, मगर ये तुम्हें कहाँ मिला? महाराज, आज सवेरे जब मेरी पत्नी पक्षियों को बाजरा डालने छत पर गई थी तो उसी समय एक चील उड़ती हुई आई। उसकी चोंच में ये हार दबा हुआ था। मेरे घर की छत पर पड़े मृत सांप को चोंच में दबाकर चील उड़ गई और ये नौलखा हार छत पर ही छोड़ गई। कैसा संयोग है, हम तो सोच रहे थे कि अब यह हार नहीं मिलेगा। महारानी, इस नौजवान ने तुम्हारा नौलखा हार ढूंढ कर ला दिया है, इसे क्या पुरस्कार दिया जाए? आपने हार ढूंढ कर लाने वाले को मुँह मांगा पुरस्कार देने की घोषणा की थी, अतः आप इसी से पूछिए कि इसे क्या पुरस्कार चाहिए। फिर हम तुम्हारे बड़े एहसानमंद हैं जो ये हार लेकर तुम हमारे पास आए हो। बताओ, तुम्हें बदले में क्या पुरस्कार दिया जाए? महाराज, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे, बोलो बोलो, संकोचाओ मत। पुरस्कार में ना तो रुपया चाहिए ना जमीन। मैं चाहता हूँ कि दीपावली की रात्रि को राजमहल समेत राज्य के किसी भी भवन में दिए ना जलाए जाएं। उस रात अगर कोई दिए जलाना ही चाहे तो मेरे घर पर आए और उसी के चारों ओर दिए जलाए। नवयुवक, बड़ा अनोखा पुरस्कार मांगा तुमने तो। दीपावली की रात राज्य में दिए न जलाने की बात हमें पसंद तो नहीं है, पर पूर्व घोषणा के अनुसार हमें तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार हर हालत में देना ही है। इसलिए दीपावली की रात वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। इस घटना के 1 माह पश्चात ही दीपावली थी। दीपावली की रात कामाक्षी और जयपाल ने जलते हुए दिए से अपने घर को सजाया, जबकि राजा जतिन सिंह के आदेशानुसार राज्य में अन्यत्र कहीं भी दीप मालिका नहीं सजाई गई। राज्य में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया उस दिन। जयपाल को दिए वचन में बंधे होने के कारण आज हमें अपने जीवन में प्रथम बार अंधेरी दीपावली मनानी पड़ रही है, लेकिन दीपक जलाने के रस्म निभाने के लिए हमें जयपाल के घर चलना होगा महारानी। चलिए महाराज, इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। तब राजा जतिन सेन रथ में बैठे महारानी के साथ जयपाल के घर पहुँचे। रोशनी के इस पर्व पर महाराज एवं महारानी का स्वागत है। राजा जतिन सेन एवं उनकी महारानी ने जयपाल के घर की चौखट पर दिए जलाएं। तत्पश्चात राज्य के समस्त लोगों ने जयपाल के यहाँ आकर दिए जलाएं। जयपाल का घर रोशनी से जगरमगर करने लगा। उस रात जब संपत्ति की देवी लक्ष्मी नगर में आई, ये क्या, सारे नगर में आज के दिन अंधेरा? मैं तो उसी घर में जा सकती हूँ जिस घर में उजाला होता है। इस अंधेरी नगरी में ऐसा घर कहाँ खोजूं? बहुत भटकने के पश्चात वो कामाक्षी एवं जयपाल के घर के समीप पहुँची। आहा, बन गया काम। रोशनी से जगमगाते इस घर में मैं आज की रात आराम से बिता सकती हूँ। जब लक्ष्मी देवी ने घर में प्रवेश करना चाहा तो अकस्मात ही डंडा हाथ में लिए कामाक्षी उनके सामने आ खड़ी हुई। ठहरो लक्ष्मी, मेरे छत के नीचे तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। क्या कह रही हो तुम मुझे अपने घर में क्यों नहीं आने दे रही, जबकि लोग मुझे अपनी तिजोरियों घरों में कैद करने के लिए तरसते रहते हैं। वे लोग और होंगे जो तुम्हारे लिए तरसते होंगे। मैं तुम्हें हरगिज अपने घर में नहीं आने दूंगी। जितना करो मुझे अपने जगमगाते घर में प्रवेश करने दो। तुम मेरे सामने इसी प्रकार गिड़गिड़ाओ, इसलिए तो राज्य में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। ओह, तो नगर के बाकी मकानों में तुम्हारे इशारे पर ही आज के दिन अंधेरा किया हुआ है।
हाँ, मेरे कहने पर ही आज की रात ये सारा राज्य अंधेरे में डूबा हुआ है लक्ष्मी जी। क्या क्या करके मुझे आज की रात अपने घर में भी कृपया करके आज की रात मुझे अपने घर में बिताने दो। क्यों बिताने दूँ? क्या तुमने हमसे कोई अच्छा बर्ताव किया है? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कौन से बर्ताव की बात कर रही हो? अच्छा, तो अब तुम्हें वो सब याद भी दिलाना पड़ेगा जो तुमने मेरे ससुर के साथ किया है। तो सुनो, मैं जगतगढ़ के उस पूर्व राजा शीशपाल की पुत्र वधू हूँ जिससे रूठकर तुमने शीशपाल उनके पुत्र मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी, वो भी जरा से गुस्से के कारण। ओह, अब मैं समझी कि तुम इसलिए मुझसे नाराज हो। देखो, मुझे अपने घर में जाने दो, तब मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगी। वादा, इस काम का मैं तुम्हें वचन इस बात का मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तब कामाक्षी एवं जयपाल आदर सहित लक्ष्मी को अपने घर में ले गए। पधारिए लक्ष्मी जी। तत्पश्चात, बेटी, मैं तुम्हारे पद से भटके ससुर से बुरी तरह रूठ गई थी, पर आज तुमने मुझे वश में करके अपने फैसले को बदलने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हें ससुर का राज्य उसे वापस लौटा दूंगी। आप लौटा देंगी, लेकिन वो तो किसी राजा के यहाँ तो चौपड़ के खेल में राज्य हारे थे। बेटी, बहुत भोली हो तुम। अरे, मैंने ही तो अपनी माया से उस राजा को उत्पन्न किया था जिसने चौपड़ के खेल में तुम्हारे ससुर को हराया था। ऐसा? हाँ बेटी, ये सच है। लक्ष्मी देवी ने वो रात उनके घर में ही बिताई। सुबह होने पर उन्होंने उन दोनों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए कहा, जयपाल, तुम्हारे पिता इस समय नंदीवन में स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में रह रहे हैं। तुम आज ही कामाक्षी के साथ उनके पास चले जाओ। जो आज्ञा लक्ष्मी देवी। तब लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गईं। तब जयपाल और कामाक्षी उसी दिन नंदीवन की ओर चल दिए। पता नहीं पिताजी हमें पुनः स्वीकार करेंगे या नहीं। फिक्र ना करो स्वामी, मेरा विश्वास है कि अब तक श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में रहकर पूज्य महाराज पिताजी अपने व्यवहार को बदल चुके होंगे। इधर जगतगढ़ में लक्ष्मी जी अपनी माया से उत्पन्न अलगसेन के पास पहुंची। अलगसेन, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। जाओ, इसी समय नंदीवन में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर राजा शीशपाल को जगतगढ़ का राजपाट सौंप दो। जो आज्ञा जन्मदायिनी माँ। अलगसेन उसी समय नंदीवन की ओर चल पड़ा। जब जयपाल और कामाक्षी नंदीवन में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, अलगसेन आश्रम में प्रवेश कर रहा था। कौन है ये? पहले अलगसेन ने आश्रम में प्रवेश किया। राजा अलगसेन, आप यहाँ? हाँ राजन, मैं आपका राज्य आपको वापस लौटाने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? अपना राज्य तो मैं हार कर आपको दे चुका हूँ। राजन, वो सब लक्ष्मी माँ की माया का चमत्कार था। ना मैं किसी राज्य का राजा हूँ और ना ही मैं मानव हूँ। मैं तो लक्ष्मी देवी के माया द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। ये कह अलगसेन राजमुकुट शीशपाल को सौंप अदृश्य हो गया। उसी समय कामाक्षी के साथ जयपाल ने आश्रम में प्रवेश किया। जयपाल, कामाक्षी, तुम भी यहाँ? हाँ पिताजी महाराज, हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं जो आपने हम दोनों को अभी तक नहीं दिया है। जयपाल ने आगे बढ़कर शीशपाल के चरण स्पर्श किए, लेकिन कामाक्षी अपने स्थान पर ही खड़ी रही। कामाक्षी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हुई? कामाक्षी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हुई हो? क्या तुम हमसे आशीर्वाद नहीं लोगी? पिताजी महाराज, आपने मुझे भाग्यहीन समझते हैं, इसलिए ही मैं आपसे दूर खड़ी हुई हूँ, ताकि मेरा दुर्भाग्य की छाया आप पर ना पड़े। तभी वहाँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई। राजा शीशपाल, जिस कामाक्षी को तुम भाग्यहीन एवं अशुभ समझते हो, उसी की चतुराई के कारण तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिला है। अच्छा? हाँ राजन, न कामाक्षी चतुराई से काम लेती, न मैं इसके सामने गिड़गिड़ाती, और ना ही तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः वापस मिल पाता। लक्ष्मी जी से सारी बातें विस्तार पूर्वक जानकर शीशपाल शर्मिंदा हो उठा। ओ, जिसे मैं पत्थर समझता था वो तो हीरा निकली। शीशपाल ने स्वयं आगे बढ़कर कामाक्षी को आशीर्वाद दिया। कामाक्षी, मैंने तुमसे जो कटु वचन कहे थे उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर दो। पिताजी महाराज, क्षमा करने का अधिकार बड़ों का होता है, छोटों को नहीं। बस आपसे यही विनती है कि हम जब जब अपने जीवन में गलतियां करें, तब तब आप हमें सही राह दिखाकर हमें क्षमा करते रहिएगा।
तब लक्ष्मी जी ने शिषपाल से कहा, राजन, अब तुम जगतगढ़ जाकर अपना राजपाट संभालो। देवी, पूज्य श्रृंगी ऋषि के पवित्र सानिध्य को छोड़कर अब मैं क्या जगतगढ़ लौटूंगा? अब मेरी जगह जयपाल जगतगढ़ का राजपाट संभालेगा। मेरी खुशी है कि राजन की तुमने जीवन में प्रथम बार कोई सही निर्णय लिया है। उन सबको आशीर्वाद दे। लक्ष्मी जी अंतर्धान हो गई। जयपाल, जाओ जगतगढ़ जाकर अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा पिताजी। देखो बेटा, राजा बनकर कभी भी हट, अभिमान एवं दम्भ को अपने पास तक न फटकने देना और अपने जीवन काल में कभी भी भूल से लक्ष्मी का अपमान न करना। शिषपाल एवं श्रृंगी ऋषि को प्रणाम कर जयपाल कामाक्षी के साथ उसी समय जगतगढ़ की ओर चल दिया। जगतगढ़ की प्रजा ने सहर्षि जयपाल को राजा स्वीकार कर लिया। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और ये कॉमिक्स जो है मनोज चित्रकथा की एक कॉमिक्स से बिल्कुल मिलती जुलती कहानी है। और रिसेंटली मैंने उस कॉमिक्स को अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो मुझे नहीं पता था कि ये कॉमिक्स दोनों एक ही है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको रीड करना ठीक समझा और मैंने इसको रीड किया। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और फिर से देखने के लिए, अगर आप इसे फिर से देख रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।